नमस्ते, मैं दार्शिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लग्न, लग्न लॉट और लग्न की कुछ बिहेवियरल रेमेडीज के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में लग्न, लग्न लॉट की कुछ बिहेवियरल रेमेडीज के ऊपर मैंने चर्चा किया है। लग्न जो है वो संस्कृत का शब्द है। इसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है लग। लग का अर्थ होता है मिलन या मिलना। अब आपके हॉरोस्कोप में जो पहला भाव है उसको हम लग्न कहते हैं। अब हॉरोस्कोप में किसके मिलन की बात हो रही है, कौन मिल रहा है वहां पे? जब हम जन्म लेते हैं, जब ये हमारा शरीर इस धरती पे आता है, तो उस समय इस शरीर को धरती पे लाने के लिए जो अर्थ और हेवन का मिलन होता है उसकी वहां पे बात हो रही है। वो जो मिलन होता है जिसके वजह से ये शरीर जन्म लेता है, इसी कारण से पहले भाव को, पहला भाव हमारे क्रिएशन का भाव है, इसीलिए उसे लग्न कहा गया। लग्न का कॉन्सेप्ट है, इसके विषय में सीजे कृष्णा स्वामी जी अपनी बुक में बहुत विस्तार से बात करते हैं। आप इसको वहां पे पढ़ सकते हैं। देखिए, जो लग्न है वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। वो केंद्र भी है, वो त्रिकोण भी है। त्रिकोण पांचवा और जो नौवा भाव है, इनको सबसे शुभ माना जाता है। नौवा भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो गुरु का भाव है। वो 10वें भाव से 12वां है। वो आपके कर्मों का क्षय कराता है। वो आपके कर्मों की हानि कराता है, कर्मों से मुक्ति देता है आपको। जब कर्मों से मुक्ति होती है, उसके उसके बाद हमारे जीवन में नहीं कुछ बचता है। इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन जो लग्न है, लग्न उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो, इसीलिए उसे केंद्र भी कहा गया, त्रिकोण भी कहा गया। क्यों केंद्र और त्रिकोण भी कहा गया? क्योंकि लग्न जो है वो क्रिएशन का भाव है। हमारा, हम वहां पे क्रिएट हो रहे हैं। हम क्रिएट होते हैं, हम इस धरती पे आते हैं, उसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, जो भी आपके चार्ट में हो रहा है वो आपके आने के बाद हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो आपके लिए होगा। आपका विदेश गमन है, कौन विदेश जा रहा है? आप जा रहे हैं। बीमार कौन पड़ रहा है? आप पड़ रहे हैं। मृत्यु किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। सब कुछ आपसे जुड़ा है। गुरु किसके हैं? आपके गुरु हैं। सब कुछ जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, लग्न से जुड़ा हुआ है। लग्न आपके क्रिएशन का भाव है। केंद्र जो है, केंद्र को कहते हैं हम विष्णु स्थान। और जो त्रिकोण है, त्रिकोण को कहते हैं लक्ष्मी स्थान। विष्णु, विष्णु जो विष्णु है वो मेल को सिग्निफाई करता है। जो लक्ष्मी स्थान है वो फीमेल एनर्जी को सिग्निफाई करता है, पुरुष और प्रकृति। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। जो क्रिएशन है वो दोनों से होता है। जो आपका क्रिएशन है, जो लग्न है, वो क्रिएशन का भाव है, आपके क्रिएशन का भाव है वो। तो वो पुरुष और प्रकृति के दोनों स्वरूपों के मिलन से होता है, इसलिए उसे केंद्र भी कहा गया, त्रिकोण भी कहा गया। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। कोशिश करूंगा कि जब कुंडली के 12 भावों के विषय ऊपर जब मैं चर्चा करूं तो आपको और जो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझा दूं। लग्न जो है वो आपके फिजिकल बॉडी को, आपके नेचर को, आपका रूप रंग स्वरूप कैसा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा, आपके अंदर करेज कितना होगा, जो भी आपके व्यक्तित्व की बेसिक चीजें हैं, उन सभी को लग्न दर्शाता है। लग्न जो है आपके लॉन्जेविटी को, आप कितने दिन जीवित रहने वाले हैं, उसको भी बताता है। इसलिए लग्न इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, कोई भी इस दुनिया में कुछ भी करता है, उसका जो महत्व है वो तभी तक है जब तक आप जीवित हैं। महत्व उसके बाद भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए वो है जीवन। अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ भी कर रहा है जीवन में, सभी लोग एक चीज से डरते हैं। आम मनुष्य तो बिल्कुल डरता है। हम आम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो तो डरता ही डरता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो जो लग्न का महत्व है वो आपके लॉन्जिविटी को निर्धारित करने में है। जीवन कब तक है उसको निर्धारित करने में है। सर्वार्थ चिंतामणि का श्लोक है कि लग्न का मालिक और 8वें घर का मालिक अगर छठे और 8वें घर में हो तो इंसान दीर्घायु होता है।
श्लोक का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन लग्न का महत्व तो हर एक क्लासिक में बताया गया है। सर्वार्थ चिंतामणि का ही श्लोक है कि जब लग्न का मालिक स्ट्रांग हो, केंद्र में हो और उसे शुभ ग्रह देखता हो, तो जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है। जो नेटिव है वो लंबा जीवन प्राप्त करता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। लेकिन जब लग्न स्ट्रांग होता है, जब लग्न मजबूत होता है, तो वो जातक को स्ट्रांग बनाता है। फिर जातक जो वो डायलॉग है, तब वो डायलॉग इम्प्लीमेंट होता है। अगर लग्न मजबूत नहीं है, अगर लग्न आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, लग्न कमजोर है, तो फिर चार्ट का जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है, चार्ट का जो पूरा का पूरा एक अ, उसमें कोई भी राजयोग हो रहा हो, फिफ्थ नाइन्थ कहीं बैठा हो, कोई विपरीत राजयोग हो, कुछ भी हो, हर एक चीज को डिलीवर करने के लिए लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लग्न मजबूत नहीं है, तो चार्ट का पोटेंशियल बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है वो। लग्न के विषय में ही चर्चा करते हुए भसीन साहब अपने बुक में लिखते हैं कि लग्ना इज द क्विंट एसेंस ऑफ योर हॉरोस्कोप। लग्ना जो है आपके पूरे के पूरे हॉरोस्कोप का कंक्लूजन है। कुछ भी आपको देखना है, हेल्थ देखना है, वेल्थ देखना है, फाइनेंस देखना है, नो मैटर व्हाट इट इज, यू हैव टू चेक द लग्ना। लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा है, लग्ना पे कैसा एस्पेक्ट है, कौन 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 से प्लैनेट्स लग्ना में है। और आप देखेंगे बहुत बार बहुत सारे अच्छे योग बन रहे होते हैं चार्ट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लग्न लॉर्ड या लग्न पे एक उसमें एक कमी होती है और चार्ट का पूरा पोटेंशियल जो है डाउन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आई वाज डूइंग अ कंसल्टेशन एंड उनके चार्ट में बहुत सारे राजयोग बन रहे थे, लेकिन जो लग्न का लॉर्ड है वो मरण करण स्थान में बैठा हुआ है और भी उस पर कुछ मेलेफिक एस्पेक्ट्स हो रहे थे, लेकिन वो एक जो लग्न लॉर्ड का मरण करण स्थान पे जाना है, उसने चार्ट के पोटेंशियल को कम कर दिया। लग्न के महत्व को ही बताते हुए मानसागरी कहती है कि जो चंद्रमा होता है आपके चार्ट में, जो मून होता है, वो सीड है। चंद्रमा क्या है? सीड है। कोई भी इवेंट होना है, कुछ भी आपके आप कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप सोचते हैं, है ना? उसको कौन दिखाता है? उसको मून दिखाता है। भी हमें हमारे लाइफ में इवेंट होता है, वो अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, उसका पहले विचार आता है, वो पहले मस्तिष्क में आएगा, पहले दिमाग में आएगा, तब जाके हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक ग्लास पानी ही लेना है, तो पहले आता है कि अच्छा पानी पी लेता हूँ, किसी और से कह देता हूँ, खुद उठ के ले लूँ, नहीं थोड़ी देर बाद पी लेता हूँ। ये सारे विचार आते हैं तरह-तरह के हमारे दिमाग में। फिर हम सोचते हैं, उसमें से कोई एक पिक करते हैं कि अच्छा, चलो मैं खुद उठ के ले लेता हूँ या फिर किसी को बोल देता हूँ, वो हमें पानी दे देगा। फिर मानसागरी में लग्न को जो है वो फ्लावर कहा गया है, फूल कहा गया है कि जो इनिशिएशन है उस टास्क का, जो आपने सोचा हुआ है, उसका जो इनिशिएशन है, वो लग्न दिखाता है। वहाँ पे नौमांस के बारे में भी बात की गई है। नौमांस को वहाँ पे फ्रूट कहा गया है। फ्रूट क्यों कहा गया नौमांस को? कि आपने सोच लिया कि ठीक है, मुझे ये काम करना है। आपने उन उसको इनिशिएट कर दिया। वो इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, वो फ्लावर हो गया उसका। लेकिन उसका प्रॉपर रिजल्ट क्या आया? वो कैसा मिला? वो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, आप उससे खुश हुए, नहीं हुए, वो उसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन क्या रहा, वो नौमान से आप चेक करते हैं इन तीनों चीजों को मिला के। कंक्लूजन जो है वो इन तीनों को मिला के बनता है। मानसागरी ने मानसागरी के सिर्फ इसी एक श्लोक से आप लग्न के महत्व को समझ सकते हैं कि लग्न कितना महत्वपूर्ण है। जिसका लग्न कमजोर होता है वो चीजों को इनिशिएट नहीं कर पाता है। आप देखेंगे, आप देखिएगा जाके चार्ट्स में, लग्न अगर जिसका कमजोर होता है, इनिशिएट करने में चीजों को बहुत प्रॉब्लम आती है उनको। मून कमजोर है तो फिर विचार ही उसका बिखरा हुआ है। एक आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। ट्विटर पे एक किसी ने कमेंट किया कि मेरा वृश्चिक लग्न है और शनि जो है मीन में है 5वें घर में, और शायद ऐसा कुछ था कि वो बता रहे थे कि बार बार सोचता हूँ, फिर मैं कर नहीं पाता हूँ, और यू नो थॉट्स मेरे चेंज होते रहते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो वहां पे मैंने उनको
बिना चार्ट के सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन था कि मेरा वृश्चिक लग्न है, मीन का शनि है और ये मेरी परेशानी है। तो आपको जब लग्न के बारे में पता होता है ना, तो आप जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को आपने बताया कि अच्छा मुझे ये हो रहा है, तो वो डॉक्टर 3 बीमारियाँ वो कर देगा। अच्छा ठीक है, इनमें से कोई एक हो सकता है, आप चेक करा लीजिए, देख लेते हैं क्या है। ऐसे ही अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, आपको ज्योतिष का ज्ञान है सच में, तो आप किसी की परेशानी सुन के बता देंगे कि अच्छा प्रॉब्लम कौन-सा प्लैनेट दे दे सकता है ऐसी परेशानी। तो उन्होंने जब मुझसे बताया कि अच्छा मुझे ये परेशानी है, आप जाएँगे वो पोस्ट अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि ये बाधक की परेशानी है। जो वृश्चिक लग्न के लिए बाधक होता है वो मून होता है। बाधक या तो 10th लॉर्ड से लिंक हो रहा होगा या 10th हाउस में बैठा होगा। एंड ही सेड यस दिस इज़ हैपनिंग और वो हो रहा था उनके चार्ट में। लग्न इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर लग्न कमज़ोर है चार्ट में, तो जो सारी की सारी परेशानियाँ हैं ना, वो अगर व्यक्तित्व तो आपका मज़बूत है, किसी का मान लेता हूँ मून खराब हो गया, चार्ट में कोई राजयोग नहीं है, फिर भी बुरी से बुरी परेशानी में जो आपको खड़ा किए हुए रहता है, वो लग्न होता है। जो एक होता है ना नेवर कभी हार ना मानने वाला एक जो एटीट्यूड होता है, वो लग्न देता है। अगर लग्न कमज़ोर है, तो हार मानने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी आ सकती है। इनिशिएट चीज़ों को ना करने की प्रवृत्ति होती है और आप इस चीज़ को चेक करिएगा। कोई और भी अगर आप लग्न बोलते हैं कि मेरा ये लग्न है और मुझे ये दिक्कत है, तो हो सकता है प्लैनेट्स उसमें बहुत बाद में आते हैं। प्लैनेट जो है ग्रह का रोल तो बहुत बाद में आता है। लेकिन जो लग्न मिला, लग्न किसी कारण से मिला है वो आपको। लग्न के पीछे कोई कर्म है, कुछ कर्म किया है, कुछ कर्म और करना है इस जीवन में, तब जाके एक पर्टिकुलर लग्न मिला हुआ है आपको। लग्न के महत्व के विषय में 2 और श्लोकों पे मैं चर्चा करता हूँ, फिर हम आगे रेमेडीज़ की तरफ बढ़ जाएँगे। बीपीएचएस में लिखा गया है लग्न के विषय में कि लग्न, बुध, गुरु और शुक्र जब ये केंद्र में हो या वेल प्लेस्ड हो, अच्छे अच्छे घरों में हो, उन पे अच्छा एस्पेक्ट हो, तो जातक जो है बहुत सारे सुखों को भोगता है, राजा होता है। अब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि किसी का लग्न जो है वो अच्छा है और बाकी 3 ग्रह भी अच्छे हैं तो वो राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का जो ऋषि का मतलब है वो ये है कि लग्न भी आपके लिए बेनिफिक है। बुध, शुक्र, गुरु तो बेनिफिक होते ही हैं, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ़ एक श्लोक के माध्यम से ऋषि बेनिफिक कर रहे होते हैं कि हर हालात में देखिए जैसे गुरु है, बृहस्पति देव हैं, तो वो कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए वो जो है 12वें के और तीसरे घर के वो लॉर्ड बनते हैं। लिब्रा लग्न के लिए वो तीसरे और छठे घर के लॉर्ड बनते हैं। वो हो सकता है आपके लिए आपके चार्ट में कंडीशनल जो है मैलेफिक हो, है ना? लेकिन स्वभाव तो गुरु का ही है ना। गुरु कभी भी कितना भी आपके लिए मैलेफिक हो, उसका स्वभाव जो है वो सात्विक ही है। वो आपका फिर भी आपको भला आपके लिए कुछ भला करना ही चाहेगा। तो इनके साथ-साथ लग्न को भी वहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से ये बता दिया गया कि लग्न चाहे कहीं भी हो, कैसा भी बैठा हो लग्न लॉर्ड, आपके लिए हमेशा वो प्रयास करेगा कि वो बेहतर करे आपके लिए। जैसे एरीज़ लग्न में मार्स जो है वो 8वें घर का भी मालिक बनता है। तो वो मार्स बन गया 8वें घर का मालिक, जो 8वें का कारकत्व है उसके अंदर आ गया, जो 8वें घर के पास जो संसाधन है, वो आ गया उसके पास। लेकिन फिर भी मार्स आपके लिए बेनिफिक है, वो मेलेफिक नहीं बन जाएगा। तो इस श्लोक के माध्यम से बीपीएचएस में लग्न को जो है वो नेचुरल बेनिफिक बना दिया गया। वो चाहे कोई भी लग्न हो सकता है आपका। आपके लग्न का मालिक आपके लिए आपका हितैषी है, आपका भला करना चाहता है। जैसे घर में कुछ लोग होते हैं आपके कि हो सकता है कि वो आपसे कुछ दिन गुस्सा रहें, कुछ आपको डाँट दें, कुछ कुछ भी आपको कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएँ, लेकिन वो अल्टीमेटली आपका भला करना उनका वो होता है, पर्पज़ होता है। जो दूसरा श्लोक है वो है चंद्रकला नाड़ी से। चंद्रकला नाड़ी में लग्न को ब्रीद कहा गया, चंद्र को बॉडी कहा गया। क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कारण यह था, उन्हें यह बताना था कि जो शरीर है, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्वास है। श्वास है तभी आप जीवित हैं, जिस दिन श्वास बंद हो जाएगी उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे तो इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो शरीर का महत्व नहीं है, महत्व किसका है? श्वास का है।
वही आपके हॉरोस्कोप में महत्व लगन का है। जो महत्व आपके शरीर में श्वास का है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका लग्न है आपके हॉरोस्कोप में। अगर वो कहीं से भी कमज़ोर होता है, वो कहीं से भी वीक होता है, तो आपके चार्ट के पूरे पोटेंशियल को कमज़ोर करता है वो। कोई भी राजयोग बन रहा हो, वो सब आप उसको शरीर के तरीके से देखिए और जो लग्न है उसको श्वास मानिए। आप सिर्फ राजयोग देख के ये नहीं कह देंगे नहीं, नहीं, आपके चार्ट में तो इस घर में इतना अच्छा योग बन रहा है और बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। नहीं, निश्चिंत मत होइए, लग्न को देख लीजिए। अगर लग्न कमज़ोर है तो थोड़ा चिंतित हो जाइए। लग्न के ऊपर काम करिए और बहुत आसान होता है लग्न की रेमेडीज़ करना। अब हम रेमेडीज़ के विषय में ही चर्चा करेंगे। लग्न की जो रेमेडी होती है वो सबसे आसान होती है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब हम रेमेडीज़ के ऊपर जा रहे हैं, रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे। लग्न के महत्व को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और मैंने समझा दिया है। फिर किसी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लग्न के ऊपर फिर से विस्तार से बात की जाए, है ना? और लग्न के व्यापक और प्रैक्टिकल महत्व को बताया जाए। तो जो लग्न की रेमेडी होती है वो सबसे आसान होता है करना। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, है ना? और उन्होंने ये बता दिया कि आप ये पूजा करिए, ये स्टोन पहन लीजिए। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका आउटर स्पेस है, उस पे आपने काम नहीं किया। आप सो के उठ रहे हैं 10 बजे, है ना? आपका जो बात करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, जो भी लग्न आपसे चाहता है कि आप ऐसे बनिए, जो एरीज़ लग्न है वहाँ पे वर्गो का साइन 6th हाउस में आता है और जो रेमेडीज़ मैं बताऊँगा वो कुछ कार्मिक रेमेडीज़ ही होंगी, है ना? हर लग्न के लिए। तो अगर आप लग्न को स्ट्रेंथन करने पे फ़ोकस करते हैं, तो डेफ़िनेटली पूरा का पूरा चार्ट जो है, वो अपलिफ्ट होता है। पूरे के पूरे चार्ट का पोटेंशियल जो है, वो बढ़ता है। एरीज़ लग्न में जो वर्गो का साइन है, वो छठे घर में आता है। वर्गो का साइन जो है, वो रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है, सैड्रिपूज़ को दिखाता है। तो आप उस पे काम करिए। प्लैनेट को क्यों देखना है? अगर आप किसी से डेट ले रहे हैं, तो उसको टाइम पे दे दीजिए। हाइपर होके एरीज़ लग्न के लिए रेमेडी है ये और आप करके देखिए। गुस्से में आकर के लड़ाई झगड़ा मत करिए, पैनिक होके लड़ाई झगड़ा मत करिए और रेमेडीज़ की मैंने शुरुआत कर दी है। एरीज़ लग्न की रेमेडीज़ जो है वो बता रहा हूँ मैं, पैनिक होकर के लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर किसी से डेट ले रहे हैं, तो उसे टाइम पे दे दीजिए डेट को। अगर बहुत शरीर लेज़ी हो चुका है या फिर आप वैसे लेज़ी होता नहीं है एरीज़ लग्न के लोगों का शरीर, अगर आपके साथ ऐसा है, अगर नहीं भी है, तो कोशिश करिए 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ करिए पूरे दिन में। और इसके अलावा जो और आप कर सकते हैं वो है हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी जाकर के बीमार लोगों की सेवा करना और आप इसे 1 महीने करिए। एटलीस्ट 27 डेज़, मिनिमम 27 डेज़ और जो इसका एक ड्यूरेशन है वो है 108 दिन। 108 दिन आप इसको प्रॉपर तरीके से करिए और फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आके बताएँगे। ठीक और मैंने खुद किया है, मैं ऐसा नहीं सिर्फ़ आपके लिए कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ लोगों से। आप जाइए इसके फीडबैक जो है ट्विटर पे पढ़ सकते हैं। टॉरस लग्न के लिए जो रेमेडी है वो है स्पीच पे और फूड पे ध्यान देना। आप दिन भर में किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, उस पे फ़ोकस करिए। और क्या खाते हैं और खाना कब खाते हैं, उस पे भी फ़ोकस करिए। खाने का एक टाइम बनाइए, एक रूटीन बनाइए और किससे क्या बात करनी है, उस पे फ़ोकस करिए। और उस पे मैं कहूँगा लिमिटेशंस भी लगाइए। जो आपका फूड और स्पीच का है, हैबिट उस पे। जो दूसरी रेमेडी है इसमें वो ये होगी कि जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो किड्स हैं या फिर कोई भी है जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, या तो उसके पढ़ाई में हेल्प करिए या उसको जाके खुद पढ़ाइए। सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आप उसे जाके पढ़ा पाएँ, टॉरस लग्न के लोगों के लिए। अगर आप जाकर के उसको पढ़ा पाएँ, जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी वजह से उनकी पढ़ाई रुकी हुई है या फिर कोई भी उनके साथ समस्या हो सकती है, वो हेल्थ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। आप उनके एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करिए और ये जो रेमेडी है, ये ना सिर्फ़ आपके पूरे के पूरे चार्ट को अपलिफ्ट करेगी, बल्कि आप देखेंगे आप अगर ये 10 दिन करते हैं तो आपका जो
व्यवहार है, जो आपका एक सोचने का तरीका है, वो ट्रांसफ़ॉर्म होगा। बात करते हैं जेमिनी लग्न के लिए। और जो जेमिनी लग्न के लिए रेमेडी है, वो है ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल। अगर आपको लग रहा है, अगर आपका लग्न जेमिनी है और आपको लग रहा है कि आप बहुत दिनों से कहीं घूमने-फिरने नहीं गए हैं, कहीं पे आपका एक शॉर्ट ट्रैवल नहीं हुआ है बहुत दिनों से, तो एक प्लान करिए और हर एक टाइम इंटरवल के बाद, हर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी आप जो भी आपके पास टाइम है, उसमें एक शॉर्ट ट्रैवल के लिए जाइए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? जो दूसरी चीज़ है, वो है जर्नलिंग करना, लिखना। अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आप पूरे दिन में एक आपका रूटीन है, उसी को रात में लिख लिया करिए और अगले दिन को प्लान कर लिया करिए। सबसे अच्छा है वो, और ये जो है वो हर लग्न के लिए है कि जिस डेटी को भी आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, वो बजरंगबली हो सकते हैं, वो प्रभु श्री राम हो सकते हैं, वो भगवान शिव हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं। उनका नाम 108 बार लिखिए आप। ये लिखने से भी, और ये सबके लिए, सारे लग्नों के लिए, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। लिखिए उनको, उनके नाम को 108 बार, एंड डेफिनिटली इट विल इम्प्रूव योर चार्ट एंड योर लाइफस्टाइल। और जेमिनी लग्न के लिए तो विशेषकर जो जर्नलिंग का काम है वो करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप जेमिनी लग्न के लिए? जेमिनी लग्न के लोग जो मदरली फिगर्स हैं, उनकी सेवा करिए, उनसे कभी बहस मत करिए, उनको कभी दुःख मत पहुँचाइए। जो घर है आपका, जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका प्लेस है, जो आपका रहने का जगह है, उसको हर कुछ समय के बाद उसकी डीप क्लीनिंग करिए, उसकी साफ-सफाई करिए, उसको अरेंज करिए, और ये इतना सुकून दे देगा आपको। इट विल डेफिनिटली गिव यू अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो कैंसर लग्न के लिए रेमेडी है, कर्क लग्न के लिए, वो है इमोशनल रेमेडी, क्योंकि लग्न ही इमोशंस का है, लग्न ही मून का है। तो आप अपने इमोशनल एंगेजमेंट पे ध्यान दीजिए। वैसे आजकल टाइम सोशल मीडिया एंगेजमेंट का है, उस पे फोकस मत करिए, इमोशनल एंगेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। आप इमोशनली किससे एंगेज होते हैं दिन भर में, पूरे दिन में अपने? अगर वो इंसान आपको इमोशनली ड्रेन करता है, चाहे वो कोई भी हो, उससे डिस्टेंस बनाइए आप। दूसरी चीज़ है, आप रहते कहाँ पे हैं? क्या जिस घर में रहते हैं उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है? उसमें प्रॉपर सनलाइट आती है? वो लैंड कैसी है? उसके आस-पास के लोग कैसे हैं? इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन घर में नहीं है, सनलाइट नहीं आता है, तो उस पे फोकस करिए, उसको फिक्स करिए, एंड डेफिनिटली इट विल इम्प्रूव योर लग्न। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर जाएँ, अगर आप अपने इमोशनल एनर्जी को मैनेज कर जाएँ, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। एक और जो रेमेडी है वो है जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ जो आपका कार्मिक बॉन्ड है, जो भी आपको लग रहा है, अब उसमें ये होगा कि प्लैनेट कहाँ पे है, उसमें एस्पेक्ट कौन से प्लैनेट का गया, उसके हिसाब से जो एक सिबलिंग्स के साथ जो एक कार्मिक बॉन्ड है, जो आपको मिला हुआ है, उसको अच्छे तरीके से निभाइए। अब बात करते हैं लियो लग्न के बारे में। लग्न ही राजा का है, लियो। तो सबसे पहली चीज़ है, वो है गरीब लोगों को खाना खिलाइए। गरीब लोगों के अलावा नॉर्मली ऐसे भी अगर आप लोगों को खाना खिला सकते हैं तो खिलाइए। सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करिए गरीब लोगों को। अगर आप 100, 200, 400 लोगों का भंडारा नहीं करा सकते हैं, आप अन्नदान में नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करिए गरीब लोगों को। अगर उससे ज़्यादा आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं, और डेफ़िनिटली अगर आप ये करते हैं, तो ईश्वर आपको देंगे। आपके पास जो अभी है, जितना है, अगर आप गरीब लोगों को या फिर जो नीडी लोग हैं, उनके उनकी हेल्प करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर आपको आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे जो पहले है, वो गरीब लोगों को खाना खिलाइए। अगर उसके आगे आप जा सकते हैं, तो और भी जितने लोग हैं जिनको आप खिला सकते हैं, उनको खिलाइए। अर्न एथिकली, जो धन है, जो धनार्जन है, वो बहुत नैतिकता के साथ करिए। राजा का अनैतिक होना सबसे बुरी चीज़ होती है। वो सिर्फ़ ना उसको ही नहीं, पूरे के पूरे राज्य को प्रभावित करती है, एक अनैतिक राजा होना। तो धनार्जन जो है, वो नैतिक रूप से करिए। लियो लग्न के लिए जो तीसरी रेमेडी है, वो है, अगर फैमिली का कोई डेट है, अगर फैमिली के ऊपर कोई ऋण है परिवार के ऊपर, तो उसको पे करिए। फैमिली के डेट्स को पे करने के लिए काम करिए। उससे भागिए मत, अगर ऐसा कुछ है तो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्ले करती हैं। प्लैनेट कौन-सा है,
अ, उसको कौन-सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, D9 में क्या है। एक फाइनल जो है वो तो पूरा का पूरा चार्ट देख के समझ में आता है कि वो क्या डेट है, कैसा है, क्या करना चाहिए। एक नेटिव के लिए, पर्टिकुलर नेटिव के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। लेकिन ये जो असेंडेंट की रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, ये डेफ़िनिटली हेल्प करेंगी 200%। आप इनको परफ़ॉर्म करिएगा। बात करते हैं वर्गो लग्न के बारे में। तो जो वर्गो लग्न के लिए रेमेडी है, वो है सेल्फलेस सर्विस करना। कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी आप श्रमदान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, कहीं समाज के लिए कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। जो दूसरी रेमेडी है, वो है डोनेट योर मनी इन टेम्पल्स। जो भी आप कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके, और कुछ भी वो हो सकता है जितना आप इजीली अफोर्ड कर पाए, उसका कुछ हिस्सा मंदिर में डोनेट करिए, और ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। वर्गो लग्न के अगर नेटिव हैं तो उनको मंदिर में धन का डोनेशन बिल्कुल करना चाहिए। बात करते हैं लिब्रा लग्न। जो लिब्रा लग्न के लिए रेमेडी है, वो है रिलेशनशिप्स में एथिकैलिटी को मेंटेन करिए और डिवोटेड रहिए। किसी भी रिश्ते में हैं आप, कोई भी रिश्ता हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है वो, उसमें एथिकैलिटी मेंटेन करिए और डिवोटेड रहिए। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ एक वर्ड काफ़ी है, डिवोशन। और ये आपको दिखाना है रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है हॉस्पिटल्स में या फिर कोई आश्रम है, वहाँ पे श्रमदान करना। कोई भी आश्रम है, मंदिरों के बहुत सारे आश्रम होते हैं या फिर आश्रम अलग से भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप श्रमदान कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप श्रमदान कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं, ये इस असेंडेंट को अपलिफ्ट करती हैं, और ये ट्राई करिएगा। और प्लीज़ डू इट फॉर 108 डेज़। अगर आपके पास रोज़ समय नहीं है, तो वीक में कोई आप डे डिसाइड कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप में डिवोशन के लिए कोई दिन तो चुनना नहीं है कि नहीं मैं इसी दिन डिवोशन दिखाऊँगा, तो वो आप हमेशा करिए। ये तो एक रहने का तरीका है जो लिब्रा लग्न के लोगों को अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो श्रमदान मैं कह रहा हूँ, ये श्रमदान अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करिए वीक में जब आप कर सकते हैं, महीने में जब आप कर सकते हैं, उस दिन जाइए और श्रम का दान करके आइए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लग्न के बारे में। जो रेमेडी स्कॉर्पियो लग्न के लिए है, वो है अपने कम्युनिटी, अपने सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल को सर्व करना। अगर आपके पास कोई ऐसा अवसर आता है, जिस आप कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोशल सर्कल में रहते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल फैमिली है, जो आपके मित्र दोस्त हैं, अगर उन पे कभी कोई आपदा-विपदा आती है, तो आपको उनकी मदद बिल्कुल करनी चाहिए, इसको डिनाई मत करिए। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, अगर उसमें कोई परेशान है, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आपके पास थोड़ा-सा भी ऐसा लग रहा है आपको कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। इसके अलावा जो है, वो है अपने खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान रखना। जो एक हमारे अंदर इमोशन का स्टोरेज होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्टोर मत होने दीजिए। शेयर करते रहिए लोगों से जिनसे भी आप कर सकते हैं। इस पे एक अलग वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो हमारा हमारा जो इमोशनल हमारी जो इमोशनल बॉडी है, वो कैसे हमारे फिज़िकल वर्ल्ड को प्रभावित करती है। और बहुत बार क्या होता है कि हम अपने अंदर इमोशन स्टोर स्टोर करके ही बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें उससे कैसे छुटकारा पाना है, और स्कॉर्पियो लग्न को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को स्टोर मत करिए अपने अंदर, ताकि वो आपको वही इमोशंस आपको बीमार डाल दें, वही इमोशंस आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को बदल दें। जब आप इमोशन शेयर नहीं करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होगा, कहीं न कहीं वो तो जाएगा ही जाएगा। तो वो आपके शरीर को प्रभावित करेगा, आपको बीमार डालता है वो। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये इसका प्रभाव कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस लग्न के बारे में। जो सेजिटेरियस लग्न की रेमेडी है, वो है जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट मत करिए। उनका गलत फ़ायदा मत उठाइए लाइफ़ में, है ना? और जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी सेवा करिए। अगर कोई कुछ कहता है फैमिली में, फैमिली का मेंबर कोई कुछ कहता है, तो उससे दूर मत भागिए, है ना? जितना आप आपको सर्व करना पड़ेगा अपने फैमिली को। फैमिली के लिए कर्म करना पड़ेगा, कुटुंब के लिए कर्म करना पड़ेगा।
उससे आप बच नहीं सकते हैं। जितना आप बचेंगे, जितना दूर जाएँगे, आपको और उतना खींच के पास लेके आया जाएगा। तीसरी जो रेमेडी सेजिटेरियस लग्न के लोग कर सकते हैं, वो जो जिसे हम मासेस कहते हैं, जिसे जनता कहते हैं। जनता के लिए कुछ न कुछ करते रहना। कहीं पे वाटर गर्मी आएगी तो कहीं पे वाटर कोल्ड वाटर का टैंक लगा दिया, घड़े रख दिए, मटका रख दिया। जो जनता है उसके लिए कुछ न कुछ देते रहिए, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहिए। कभी कहीं पे बेंच लगवा दिया ताकि लोग बैठ सकें उस पे। तो ये जो 3 रेमेडीज़ हैं वो आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं और डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लग्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है गुरुद्रोह ना करना। अगर लग्न आपका कैप्रिकॉर्न है, तो कोशिश करिए अगर कोई एल्डरली फिगर है, कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, अगर आपको कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं वो, आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो उस कर्मा का पेमेंट ज़रूर करिए। अगर नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं तो वो देना है। किसी फैमिली मेंबर के थ्रू आएगा, आपके शरीर के थ्रू आएगा, किसी न किसी के थ्रू कर्मा वो आप तक पहुँचेगा। तो उससे अच्छा है कि जो भी आपने सीखा है, जो भी गुरु से आपने लिया है, उसको लौटा दीजिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, मंदिर में साफ-सफाई करना, मंदिर में सर्व करना, अपने श्रम का दान करना मंदिर में। वो किसी भी तरीके के रूप में हो सकता है, वो साफ-सफाई हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। इसके अलावा जो है, आप जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर हायर एजुकेशन में अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, वो कोई एक इंसान हो सकता है, वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो उसमें कोई क्वांटिटी का या फिर ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान का आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एक का करिए। अगर आप उसके एक क्लास के लिए कर सकते हैं, उसको एक बुक दे सकते हैं, तो वही दीजिए आप। कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको 10 लोगों को, 20 लोगों को ही करना है। अगर किसी के एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी के एजुकेशन के लिए, तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। ये रेमेडीज़ आप प्रैक्टिस करिए और 108 डेज़ अगर आप किसी को 108 डेज़ पढ़ा सकते हैं, 108 दिन पढ़ा सकते हैं या फिर कहीं पे भी मंदिर में आप 108 दिन सर्व कर सकते हैं, तो करिए और उसके बाद यहीं पे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जीवन में क्या बदलाव आया? क्या जीवन में जो अवसर रुके थे, जिसकी आप तलाश कर रहे थे, वो मिला कि नहीं मिला? जीवन बदला कि नहीं बदला? अब बात करते हैं एक्वेरियस लग्न के बारे में। एक्वेरियस लग्न के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है लोगों की क्राइसिस में हेल्प करना। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये है, उदाहरण ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको दिखता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ से आगे मत बढ़िए, रुक जाइए, उनकी थोड़ी मदद करिए। अगर आप कर सकते हैं तो और डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। तो रुकिए और उनकी मदद करिए। कोई बीमार है, उसको रिसोर्सेज़ नहीं मिल रहे हैं, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी मदद करिए आप। और ये सिर्फ़ नेगेटिव क्राइसिस नहीं हो सकता है। अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको कहीं से रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे पढ़े, क्या करे, क्या नहीं करे। किसी को जॉब का क्राइसिस है कि उसे जॉब ही नहीं मिल पा रही है। वो टैलेंटेड है, सब कुछ है उसके पास, वो ढूँढ रहा है बहुत दिनों से उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करिए और आप देखेंगे आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी क्राइसिस में फँसे हुए हैं और मिल जाएँगे आपको वो ईज़िली। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? इन-लॉज़ के पास कोई भी अगर ऐसा क्राइसिस आता है, इन-लॉज़ से अपने संबंध मत खराब करिए। अगर इन-लॉज़ की अगर आप हेल्प कर सकते हैं कभी भी, कोई भी उन पे विपदा है, आपदा है, कुछ भी है, तो उनकी सेल्फलेसली हेल्प करिए। इन-लॉज़ से हमेशा एक अच्छे संबंध बना के रखिए। अगर संबंध आप नहीं बना सकते हैं, अगर संबंध आपके बिगड़ ही गए हैं, अगर प्लैनेटरी प्लेसमेंट ऐसा है, आपका D9 ऐसा है, कुछ चार्ट में ऐसा हो रहा है जिससे संबंध अच्छे नहीं हैं आपके, तो अगर वो कभी ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में आते हैं बाद में भी, तो आप उनकी हेल्प करने एटलीस्ट जा सकते हैं ना। मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते हमें करना चाहिए। तो कोई भी अगर क्राइसिस में है, तो उसकी हेल्प करिए, सेल्फलेसली हेल्प करिए। दिस इज़ द वन रेमेडी जो एक्वेरियस असेंडेंट को मैं बता सकता हूँ और आप करिएगा इसको, ये ट्राई करिएगा। आप देखिए अपने आस-पास कितने लोग हैं जो किसी न किसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और कोई भी स्टोन पहन लेंगे, कोई पूजा कर लेंगे, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देगा। ग्रह जो हैं, वो जो सारे 9 के 9 ग्रह हैं, जो ज़ोडिएक है, वो इस संसार में हर मौजूद चीज़ को दिखाता है।
जितनी हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो आपके चार्ट से देखी जा सकती हैं। तो ग्रह आपके आसपास ही है ना, कहीं न कहीं, इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, हर एक चीज़ रिप्रेज़ेंट करती है ग्रहों को और उस जो आपका हॉरोस्कोप है उसको। तो पहले जो सॉल्यूशन है वो आस-पास के लोगों से ढूँढिए, उनकी मदद करिए, उनके काम आइए और जो रेमेडी है क्राइसिस मैनेजमेंट करना जो मैंने आपको बताया, वो चार्ट के पूरे स्वरूप को बदल के रख देगी। ट्राई करिएगा और 108 दिन के बाद या फिर जब भी आप इसको प्रैक्टिस कर लें, आपको लगे कि हाँ, मैंने ये जो एक रेमेडी सुनी थी एक्वेरियस लग्न के बारे में, जो मुझे बताया गया था, वो मैंने इतने दिनों तक कर लिया है इसको। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं पाइसेस लग्न के बारे में। पाइसेस लग्न के लिए जो रेमेडी है, वो है अपने पार्टनरशिप में और रिलेशनशिप्स में सेल्फलेस होके बिहेव करना। देखिए क्या होता है कि जब अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे वो कायरता की पहचान है। फिर वो दिखाता है कि आपका लग्न कमज़ोर है, लग्न वीक है आपका। लेकिन जब तक आपका कोई बुरा नहीं कर रहा है और जब तक आपका कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तब तक तो आप सेल्फलेसली काम कर सकते हैं ना। सेल्फलेसली कैसा हो गया, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफ़िट होगा उसका हम 50-50% रखेंगे, है ना? तो आप 50-50 बिल्कुल रखिए, उसके लिए आप पूरे दिल से मेहनत करिए। लेकिन उसको 51 करने के लिए और उसका 49 करने के लिए ट्राई मत करिए कभी भी। वो जब आप अपना 51 और उसका जो दूसरा पार्टनर है, उसका 49 करने का ट्राई करते हैं, तो फिर वो आपको कहीं न कहीं जो 1 आपने बढ़ाने का सोचा, वो कहीं न कहीं और आपको 50 पे करना पड़ेगा। तो इससे बचिए। सेल्फलेस होके पार्टनरशिप्स में और रिलेशनशिप्स में बिहेवियर रखिए अपना। और जो दूसरी रेमेडी है पाइसेस लग्न के लिए, वो है अगर कोई गुरु है, अगर कोई कोई भी रिलीजियस ऐसे पर्सन है, कोई एल्डरली फिगर है, जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि अनसॉल्वेबल है और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस फिगर ही नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जो अनसॉल्वेबल डिज़ीज़ वाले लोगों को अपने पास रखते हैं, जैसे कुष्ठ रोग हो गया या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके जो एनजीओ या फिर आश्रम जो होते हैं, वो ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो अगर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए और करना चाहिए आपको, ये रेमेडी के तौर पे काम करेगा। तो पाइसेस असेंडेंट के लिए ये जो मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा और करने के बाद आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया लग्न लॉर्ड लग्न तथा लग्न लॉर्ड की कुछ बिहेवियरल रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आपको स्टोन बताया जाता है, आपको पूजा बताई जाती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं और डेफ़िनेटली नो डाउट वो चीज़ें हेल्प करती भी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो आपका कर्म है, जो आपका व्यवहार है, वो कर्मों को आगे बढ़ाता है और अगर आप कर्मों के थ्रू पेबैक नहीं करते हैं, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई कि मंदिर की साफ-सफाई करिए, श्रमदान करिए, बच्चों को पढ़ाइए, डिफरेंट डिफरेंट असेंडेंट के लिए अलग-अलग रेमेडीज़ बताई। तो आपने लिया किससे है? आपने लिया समाज से है, लिया इस पंचतत्व से है, तो देना किसको पड़ेगा? इस समाज को देना पड़ेगा। आपने जिससे लिया है, जितना लिया है वो देना पड़ेगा। वो बिना दिए हुए आगे बढ़ने वाले नहीं हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ बहुत अबंडेंस में है, धन है, मान प्रतिष्ठा है, इज़्ज़त है, कुछ भी है और वो बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो वो सिर्फ़ आपके वजह से नहीं है। वो बहुत सारे लोगों के प्रारब्ध से जुड़ा होता है। वो बहुत सारे लोगों के वजह से आपके पास होता है। सिर्फ़ आप एक उसके कारण नहीं हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें लाइफ़ में अचीव कर ली। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो आप पे निर्भर होते हैं। वैसे ही समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे ही जो ये पंच तत्व है, जो आकाश है, धरती है, अग्नि है, जल है, ये पूरा का पूरा जो पंच तत्व है, इससे आपने लिया है। इन रिसोर्सेज़ का यूज़ किया है, वाटर का यूज़ किया, फायर का यूज़ किया, एयर का यूज़ किया, उसे पे बैक कौन करेगा? उसे जब आप पे बैक नहीं करेंगे, तो फिर
वो किसी ना किसी के थ्रू आपके पास आएगा। वो बीमारी के तरीके से आए, वो कोई बिज़नेस पार्टनर आपको चीट करके चला जाए, कोई आएगा, उतना हिस्सा लेगा और आपकी लाइफ़ से लेके निकल जाएगा। तो तकलीफ़ सहने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ कार्मिक रेमेडीज़ परफ़ॉर्म कर ली जाए। आप इनको रेमेडीज़ का नाम दे लीजिए। अगर आप रेमेडीज़ समझ के ही इसे कर पा रहे हैं, तो आप रेमेडी का नाम दे लीजिए इसको। कुछ कर्म करके ही उनसे मुक्ति पा ली जाए, उन चीज़ों से, ताकि हमें तकलीफ़ हमें जो परेशानी है, वो ना उठानी पड़े, तकलीफ़ ना सहनी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो ये सुन के और आप रेमेडीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे, परफ़ॉर्म करके आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे और सिर्फ़ रेमेडी के तरीके से मत परफ़ॉर्म करिएगा, इसको अपने बिहेवियर का, इसको अपने लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाइए, वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। निस्वार्थ भाव से करिए, वो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।